हेलो एवरीवन, आप हो शशा करंट यूट्यूब चैनल में नॉलेज विद न्यूज़ के साथ। तो आज हम दिसंबर 3rd वीक के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो न्यूज़पेपर से लिए गए होंगे मंडे टू संडे। पहली न्यूज़ है, यूजीसी ने डिग्री विद ऑनर के लिए 4 साल का समय तय किया है। हाल ही में यूजीसी के सीईओ एम जगदीश कुमार ने अपना 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2023 से लागू करने की बात कही है। यूजीसी भारत का एक सांविधिक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करने के साथ साथ उसके अनुदान संबंधित और क्वालिटी ऑफ टीचिंग को मेंटेन करने के लिए काम करता है। यूजीसी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अपना 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट किया है या 2023 से वो इसे लागू कर देंगे। अब बात करते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 2023 से जो शुरू होने वाला है उसकी। तो इसमें आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स फैसिलिटी दी गई है। मतलब जब हम पहले ग्रेजुएशन करते थे तो 5 साल के अंदर अगर हमारी ग्रेजुएशन पूरी नहीं होती थी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता था, लेकिन अब इसमें अगर 1 ईयर कंप्लीट होता है तो आपको सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर बैचलर डिग्री और 4 ईयर विद मेजर स्टडी इन मेजर सब्जेक्ट, इसमें 4 ईयर ऑनर ग्रेजुएशन डिग्री। और अगर 4 ईयर ऑनर ग्रेजुएशन के साथ कोई रिसर्च करता है तो उसमें पीएचडी में इनरोल होने के लिए मास्टर में छूट दी जाएगी। इसमें आपको फुल ग्रेजुएशन में 160 टोटल क्रेडिट पॉइंट लेने होंगे। इसमें माइनर में मेजर सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट चूज करने होंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एडवांसमेंट इसमें की गई है। इसके साथ साथ डीप सब्जेक्ट नॉलेज विद वोकेशनल कोर्सेज, इंटर्नशिप, स्किल एंड एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज भी साथ में रहेंगे। इस पॉलिसी के दौरान कई सारे जैसे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप एबिलिटी, आपके कई सारे स्किल एंड एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए काम किया जाएगा। TRS becomes BRS। TRS मीन्स तेलंगाना राष्ट्र समिति। यह तेलंगाना की एक क्षेत्रीय पार्टी है जो अभी तेलंगाना में सत्ता में है। इसे के चंद्रशेखर राव ने 2001 में तेलंगाना राज्य के गठन के एजेंडे पर ही बनाया था। कुछ समय पहले वर्तमान सीएम के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति रख दिया था। अब इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। अब इसका नाम आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय समिति होगा। बात करते हैं ईसीआई की, तो ईसीआई किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम और उनके चुनाव चिन्हों को मान्यता देने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र इलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेवार है। मतलब इलेक्शन का जितना भी काम रहता है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर किया जाता है, जिसका विवरण आर्टिकल 324 में दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह एक संवैधानिक बॉडी है। पहले यह सिंगल मेंबर बॉडी थी जिसमें एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने का प्रावधान था, परंतु 1989 में जब संविधान में 61वां संशोधन के दौरान आर्टिकल 326 में बदलाव करते हुए वोटर की वोट देने की उम्र 21 से 18 की गई तो काम को ज़्यादा देखते हुए इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, जिसमें अभी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। करंट समय में भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर राजीव कुमार जी है और 2 इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर अनूप चंद्रा पांडे और अरुण गोयल जी है। 2022-23 अप्रैल से अक्टूबर मंथ का इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 51.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। हाल ही में इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने राज्यसभा में चीन और इंडिया के व्यापार के कुछ आंकड़े दर्शाए, जिनके मुताबिक इंडिया का व्यापारिक घाटा चाइना के साथ 2022-2023 फिस्कल ईयर का अप्रैल टू अक्टूबर मंथ के लिए 51.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट 8.77 बिलियन यूएस डॉलर और इंपोर्ट 60.24 बिलियन यूएस डॉलर रहा। अगर हम कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ लगातार साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2004-2005 में यूएस
1.48 बिलियन यूएस डॉलर रहा। 2013-2014 में यह ट्रेड डेफिसिट 36.21 बिलियन यूएस डॉलर रहा और 21-22 के लिए यह 73.31 बिलियन यूएस डॉलर रहा। ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट मीन्स व्यापारिक घाटा। जब किसी निर्धारित समय में किसी देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है तो वह उसका ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। किसी भी देश की उन्नति के लिए अच्छा होता है कि उसका निर्यात मतलब एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। यहाँ आयात बढ़ते हुए दिख रहा है और निर्यात कम होते हुए। चीन भारत का मित्र देश ना होते हुए भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और उसमें भी हम चीन के साथ इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम, जिससे हमारा व्यापारिक घाटा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन पीयूष गोयल जी का कहना है कि चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार स्वदेशी चीज़ें बनाने पर और दूसरे देशों के साथ रॉ मटेरियल्स के लिए नए नए एग्रीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। न्यूज़ नंबर 4 है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड महाराष्ट्र एंड गोवा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर महाराष्ट्र और गोवा की यात्रा पर थे। वहां उन्होंने लगभग 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किया। इनमें से कुछ है: इनोग्रेशन ऑफ फेस 1 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर टू शिरडी 520 किलोमीटर, जिसकी कुल लंबाई है। समृद्धि महामार्ग को ही दूसरे नाम से बोला जाता है। वह है नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जिसकी टोटल लेंथ 701 किलोमीटर है। यह 8 लेन का महामार्ग है जो 24 डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी के साथ साथ मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, जिसे 55,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। अभी इसका फेस 1 का उद्घाटन किया गया, जो शिरडी से नागपुर तक की था और 520 किलोमीटर तक का था। अब इसके साथ साथ नागपुर मेट्रो फेस 1 का उद्घाटन और नागपुर मेट्रो फेस 2 का शिलान्यास किया गया। खापड़ी मेट्रो स्टेशन को 2 मेट्रो लाइन को सौंपा गया। एम्स नागपुर का इनॉग्रेशन हुआ। भारत की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो नागपुर से बिलासपुर चलेगी, उसे हरी झंडी दिखाई दी। इसके साथ साथ जूनोटिक डिजीज रिसर्च के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ का फाउंडेशन नागपुर में रखा गया। अब बात करते हैं गोवा यात्रा की, तो गोवा के पणजी में वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने देश को 3 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट सौंपे और गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। गवर्नमेंट अब जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लागू करना चाहती है। अभी भारत में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से की जाती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 जज शामिल होते हैं। पर सरकार का कहना है कि यह सिस्टम अदालती आदेश से चलता है और इसका संविधान में कोई भी विवरण नहीं दिया है, तो एनजेएसी को लागू करना चाहिए, जिसका विवरण 2014 में संविधान के 99वें संशोधन के दौरान दिया गया है, परंतु इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में यह कहकर निरस्त कर दिया कि इससे सरकार का हस्तक्षेप भारत के न्यायालय पर पड़ेगा, जो एक स्वतंत्र इकाई है। तो चले देखते हैं इस एनजेएसी के स्ट्रक्चर को। एनजेएसी में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। उसमें इनके अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, साथ में एक कानून मंत्री, 2 वरिष्ठ जज और 2 प्रतिष्ठित सदस्य, जिसका चयन प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा के विपक्ष के नेता 3 साल के लिए चुनेंगे। नेक्स्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज को सुरक्षित रखने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने देश का पहला क्लाइमेट मिशन शुरू किया। नेक्स्ट है, केरल के सीएम पिनरई विजयन ने केरला सीड फार्म, जो अलुवा में इरन्नकुलम डिस्ट्रिक्ट में है, को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया। यह अलग ही तरह का एक एग्रीकल्चर फार्म है, जिसमें कार्बन का उत्सर्जन और अवशोषण का एक परफेक्ट साइकिल बनाया गया है। इसे जीरो वेस्ट फार्म भी कहा गया है। इंडिया इंडोनेशिया के बीच होने वाली इंडिया इंडो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का 39th एडिशन 8 से 19 दिसंबर तक पूर्ण हुआ। अब देखते हैं 2022 के लिए हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट रिलीज हुई और इंडिया ने इसमें 5th पोजीशन हासिल की। हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट हुरन
रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज की जाती है। इस लिस्ट में दुनिया की 500 कंपनियां, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज को शामिल किया जाता है। लिस्टेड कंपनियों को उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से और नॉन लिस्टेड कंपनियों को उनकी वैल्यूएशन से रैंक दिया जाता है। इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन यूएस ने हासिल की है, जिसकी 260 कंपनियां इस 500 लिस्ट में शामिल है। इंडिया फिफ्थ पर है, जिसकी 500 में से 20 कंपनियां इस 500 की लिस्ट में हैं। भारत ने लास्ट ईयर 9th पोजीशन हासिल की थी। इस साल भारत की 20 कंपनियां इसमें शामिल है, जिसमें से 2 कंपनियों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज 34th पे और टाटा कंसल्टेंसी 65th पोजीशन पे। क्रू के नामों की घोषणा की। इसमें दुनिया भर के 8 प्रतिभाशाली लोग चुने गए हैं, जिसमें इंडियन टीवी एक्टर देव जोशी भी है। यह टिकट यूसुकू के द्वारा 2018 में खरीदी गई थी। अब वह अपने साथ 8 प्रतिभाशाली लोगों को इस यात्रा पर ले जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया और काजाकिस्तान की काजिंद 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज मेघालय के उमरई में हुई। गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 1038 करोड़ रुपीस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के 5 सालों के लिए एलोकेट किए। यह प्रोग्राम 2022 से 2027 तक अभी चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 करोड़ लर्नर को, जिनकी उम्र 15 या 15 से अधिक है, उन्हें शिक्षित करवाना इसका लक्ष्य होगा। उन्हें फाइनेंशियल, डिजिटल और साथ में कमर्शियल स्किल भी सिखाए जाएंगे। इस प्रोग्राम में एडल्ट एजुकेशन के नाम को बदलकर इसे एजुकेशन फॉर ऑल नाम दिया गया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। इसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर ने पार्टिसिपेट किया। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने वाराणसी में तमिलनाडु के महान कवि, लेखक और भारत के स्वतंत्रता सेनानी के स्टैचू का अनावरण किया। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना जिसने न्यू जनरेशन के लिए स्मोकिंग को बैन कर दिया। अब वह इसे 2023 से लागू करेगा। जो बच्चे 2008 के बाद जन्मे हैं, उन्हें न्यूजीलैंड में स्मोकिंग करना अब मना होगा। नेक्स्ट है, रशिया लगातार इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर बना रहा दूसरे महीने भी। इससे पहले इराक इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर था। 2031 तक इंडिया में 20 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट कमीशन किए जाएंगे, जिसमें से 2023, 24, 25, 26 में ये कमीशन किए जाएंगे। गुजरात का कारापुरम 700 मेगावाट 2023 में कमीशन किया जाएगा। तमिलनाडु का कल्लापक्कम 500 मेगावाट जो है 2024 में स्टार्ट होगा। तमिलनाडु का कुंदकुलम जो 2 यूनिट है 1000 मेगावाट की, वो 2025 में कमीशन की जाएगी। और राजस्थान के रावत भाटा में 2 यूनिट 700 मेगावाट की 2026 में स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा जो है वो मध्य प्रदेश, चटका, कर्नाटका, कैग, गोरखपुर, हरियाणा और राजस्थान के बनस्वारा में कमीशन की जाएगी, जो अदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। Okay, the next news is the India women's hockey team won the FIH Women's Nation Cup 2022। तो इंडिया की जो वुमेन है उन्होंने FIH नेशन कप 2022 जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में स्पेन को इसमें हराया और यह जो मैच है वो स्पेन के वेलेंसा में हो रहा था। इसमें इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने नेशन कप 2022 जीत लिया। न्यूज़ नंबर 19 है, G7 ने 15.5 बिलियन यूएस डॉलर की डील वियतनाम से की। इसमें G7 वियतनाम के नेट ज़ीरो 2050 मिशन को अचीव करने में हेल्प करेगा। G7 की बात करें तो यह 7 देशों से बना एक इंटरनेशनल ग्रुप है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस है। न्यूज़ नंबर 20, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जीडीपी में कोई बदलाव नहीं किया। उसने इंडिया की जीडीपी करंट ईयर के लिए 7% और नेक्स्ट ईयर के लिए 7.2% रहने का दावा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की अभी 350 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स हैं। 2030 तक यह इसके डबल हो जाएंगे।
न्यूज़ नंबर 22 है, रिटेल इन्फ्लेशन फॉर नवंबर हैज़ फॉलन बिलो 6%, नाउ इट इज़ 5.88%। नवंबर महीने में इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन 11 महीनों के सबसे कम स्तर 5.88% तक पहुंचे। इंडिया में महंगाई का स्तर एक साल से आरबीआई के कंफर्ट जोन यानी 6% से ज़्यादा चल रहा था। उसे कम करने के लिए आरबीआई लगातार रेपो रेट को हाई कर रहे थे, लेकिन अभी भी महंगाई आरबीआई की कंफर्ट जोन से तो नीचे है, पर उसके सही दर पर नहीं है। आरबीआई के हिसाब से महंगाई 4% तक बढ़नी चाहिए। इसमें 2% का बैन रखा जाता है, मीन्स यह 2% कम और 2% ज़्यादा हो सकती है। मतलब अगर महंगाई की सही दर नापे तो 2% से 6% तक अगर बढ़ती है महंगाई तो उसे कवर अप किया जा सकता है, लेकिन अगर ये 2% से कम और 6% से ज़्यादा हो जाती है तो ये देश के लिए मुश्किल की बात हो जाती है। अब इंडिया में अगर हम इन्फ्लेशन चेक करने के इंडेक्सेस की बात करें तो इसमें दो इंडेक्सेस यूज़ किए जाते हैं, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका होलसेल इन्फ्लेशन चेक करने के लिए किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट की प्रोडक्शन लेवल पे इन्फ्लेशन चेक करने के लिए किया जाता है, और जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो मार्केट बेस पे प्रोडक्ट को के रेटों में चेंजेस के लिए यूज़ किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपकी न्यूज़ 23 है, विद न्यू एडिशन रजिस्टर जियोग्राफिकल इंडिकेशन राइज टू 432। अब इंडिया में 432 प्रोडक्ट हो चुके हैं जिनके पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करते हैं तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इंडिया में दिया जाता है। जीआई टैग ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसकी विशेषता और पहचान उसकी खास भौगोलिक क्षेत्र की वजह से होती है। बात करते हैं आसाम के असमीज गोमोचा की, तो यह आसाम में पहना जाता है मेल और फीमेल के द्वारा रिचुअल फंक्शंस में अपने। ये एक कॉटन का कपड़ा होता है जिसमें लाल धागे से उसके कॉर्नर पे बॉर्डर में बुनती की जाती है और इसे असमी लोग ही पहनते हैं। तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है अभी रिसेंट ही। इसके साथ साथ और भी 8 चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। इसमें महाराष्ट्र का अलीबाग वाइट अनियन है, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम है, लद्दाख का रक्त से कार्पो एप्रिकॉट है। केरला की 5 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, वो है अट्टापैडी थुआरा, कंथालोर वितवादा गार्लिक, गोदुंगलूर का स्नैप मेलन, अट्टापैडी ओटुकोम्बू डिलीशियस बीन और ओनातुकारा सीसेम। ये सभी 5 चीज़ें जो है वो केरला से रिलेटेड है। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित किया गया। इसका फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच लुसेल स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर तीसरी बार इस टाइटल को जीतने वाला देश बन गया। इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स और गोल्डन बॉल प्राइज दिए जाते हैं। गोल्डन बूट टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इस बार यह फ्रांस के किलियान एम्बाप्पे को दिया गया। उन्होंने फाइनल मैच में हैट्रिक भी लगाई। गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को दिया जाता है। इस बार का यह प्राइज अर्जेंटीना के लियोन मेसी को दिया गया और लियोन मेसी ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने यह इनाम 2 बार हासिल किया। गोल्डन ग्लव बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट को दिया जाता है और इस बार का यह प्राइज अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिन्स को दिया गया। 2022 की जो ट्रॉफी अनवेल्ड की गई वो इंडियन एक्टर दीपिका पादुकोण और स्पेनिश के फॉर्मर फुटबॉलर इकर कैसिलियस के द्वारा की गई। नेक्स्ट न्यूज़ है जापान से रिलेटेड। उसमें जापान की प्राइवेट कंपनी आई स्पेस ने अपनी कंट्री का पहला मून मिशन एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी की हेल्प से चांद पर भेजा। इस मिशन का नाम हुकोतो आर है। इसमें आई स्पेस ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 के रॉकेट से M1 नाम के लैंडर को चांद पर भेजा। M1 लैंडर अपने साथ जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के 2 रोबोटिक रोवर भेजेगा और वह चांद पर परफेक्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक यूएस, रशिया और चाइना ही ऐसे देश हैं जिन्होंने चांद पर सेफ लैंडिंग की है। फाल्कन 9 यूएई के राशिद नाम के रोवर को भी चांद पर भेजने का काम करेगा। राशिद रोवर चांद पर उतरने वाला पहला अरब देश का रोवर बन जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है जॉस बटलर और सिद्रा अमीन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जॉस बटलर इंग्लैंड के क्रिकेटर है और सिद्रा अमीन पाकिस्तान की क्रिकेटर है। नेक्स्ट है
श्री अरबिंदो की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश भर में कई प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उसी दौरान हाल ही में पुदुचेरी में एक प्रोग्राम के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनके नाम पर एक कॉइन और पोस्टल स्टैंप जारी की। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था और इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के साथ साथ इनकी 150वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। नौ, जेरी फेरर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट होंगे। वह भारत की सौम्या स्वामीनाथन की जगह लेंगे। नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन ने बोस्निया और हर्जेगोविना कंट्री को कैंडिडेट स्टेटस दिया। वह बहुत समय से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। अब यूरोपियन यूनियन ने इसे मेंबर बनने की प्रक्रिया में शामिल कर दिया है और इसे कैंडिडेट स्टेटस का दर्जा दे दिया है। अभी तक टोटल 9 कंट्रीज हो गई है जिनके पास यूरोपियन यूनियन के कैंडिडेट स्टेटस है। उसमें से है तुर्की, जो 1999 में कैंडिडेट स्टेटस जिसको मिल गया है। नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसको 2005 में मिला था। मेनगेरो, सर्बिया, अल्बानिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, बोस्निया और हर्जेगोविना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के साथ हाइपरसोनिक व्हीकल की सक्सेसफुल टेस्टिंग की, जिसमें हाइपरसोनिक व्हीकल ने अपने इम्पोर्टेंट सभी पैरामीटर को पास किया। हाइपरसोनिक व्हीकल एक वाहन या मिसाइल की तरह हो सकता है जो साउंड की स्पीड से भी 5 गुना तेजी से चल सकता है। इंडिया भी अब इस नई टेक्नोलॉजी को यूज करने जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडो नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण नेपाल के सलजहंडी जगह पर आयोजित की गई। न्यूज नंबर 33 थी, कनाडा में हो रही कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की 15वीं कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनाइटेड नेशन ने विश्व के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में इंडिया के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को भी स्थान दिया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2014 से चलाया जा रहा एक प्रोजेक्ट है। न्यूज नंबर 34, भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक अग्नि 5 का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह अग्नि 5 सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि सीरीज की सबसे दूरी पर वार करने वाली मिसाइल है। इसकी क्षमता 5000 किलोमीटर से भी कुछ अधिक है। अभी तक अग्नि 1, 2, 3, 4 और ये लास्ट है अग्नि 5 मिसाइल। न्यूज़ नंबर 35 और लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ 2032 के लिए सिंडी हुक को सीईओ चुना गया है। जो अभी नेक्स्ट ओलंपिक आएंगे वो आएंगे आपके 2024 में पेरिस में होगा, 2028 में लॉस एंजलिस में होगा और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में होगा, जिसके लिए सिंडी हुक को ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सीईओ चयनित किया गया है। थैंक यू वेरी मच। ये थे आपके 3rd वीक ऑफ दिसंबर के कुछ करंट अफेयर और कुछ खास खबरें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।